हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मुगल काल पढ़ने वाले हैं जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है। बाबर और हुमायूं, इनका कार्यकाल 1526 से 1556 ईस्वी तक रहा था। पहले देखते हैं मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य विघटित हो गया और उनके अनेक छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ। तैमूर वंशजों में बाबर भी एक था, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर का पृथक राज फरगना था। मध्य एशिया का उज़्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया। बाबर ने 1504 में काबुल का राज जीत लिया और कुछ समय बाद गंधार और समरकंद की विजय भी सफल हुई। हालांकि ये दोनों ही विजय क्षणिक सिद्ध हुआ। तत्पश्चात बाबर ने दक्षिण पूर्व की ओर अर्थात भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर को वास्तविक नाम जरीउद्दीन मुहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, अतः जरीउद्दीन मुहम्मद अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया तथा बाद में उसका यही नाम प्रचलित हो गया। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थे। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों दोनों की रक्त का मिश्रण था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चंगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा गया है। बाबर अपने पिता के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा, और 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। 1507 ईस्वी में बाबर ने पदशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण किया। पदशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मिर्जा के पैतृक उपाधि धारण करता था। बाबर के भारत पर आक्रमण का कारण। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय और शक्तिशाली सफवी और उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का एक कारण यह भी था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी होती थी। बाबर की भारत की आकांक्षा एक यह भी कारण था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी होती थी, जिससे सेना की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। इसलिए धन की लालसा के कारण उसने भारत पर रुख किया। बाबर के भारत पर आक्रमण का एक अन्य कारण भारत में अवसर भी उपलब्धता भी थी। बाबर ने आक्रमण से पूर्व भारत परस्पर प्रतिद्वंद्विता रखने वाले अनेक राज्यों में विभक्त था। देश में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी और प्रभुत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। भारत किसी शत्रु का, जो कि अपने लिए साम्राज्य बनाने का साहस और महत्वाकांक्षा रखता हो, संगठित रूप से सामना करने की स्थिति में नहीं था। बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1558 से 1519 ईस्वी में यूसुफ फजई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेरा यानी भीरा को अपने अधिकार में ले लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि इस किले बजौर को जीतने में उसने बारूद और तोपे का प्रयोग किया था। 1519 ईस्वी में बाबर ने खैबर दर्रे यानी पेशावर को पार किया, किंतु बाबर जल्द ही पेशावर से वापस लौट गया। 1520 ईस्वी में बाबर ने बजौर और भेरा को पुनः जीता और साथ ही
सयालकोट एवं सैयदपुर को भी अपने अधिकार में ले लिया। 1524 ईस्वी में बाबर ने पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मध्य मतभेद की खबर मिली, जिसके कारण दौलत खां, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, पुत्र ने दिलवार खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, यह अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य भीषण युद्ध लड़ा गया। अंततः युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने तुलगामा युद्ध का प्रयोग उज्बेकों से ग्रहण किया था। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मनी पद्धति यानी रूमी विधि का प्रयोग किया था। इस पद्धति में दो गाड़ियां के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोपों को रखकर चलाया जाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्ताद खान नामक दो योग्य अधिकारी ने किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हार से भारत में अफगानों की शक्ति छीन हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा समेत लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने अपने धनुर्धारियों को दिया था। खनवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में होता है। खनवा का युद्ध में मुख्य कारण बाबर का पानीपत युद्ध के पश्चात भारत में रहने का निश्चय किया था। राणा सांगा की धारणा थी कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश में लूट कर वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। खनवा का युद्ध चित्तौड़ के राजपूत नरेश, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। मार्च 1527 में राणा सांगा बाबर की सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। खनवा के युद्ध में भी पानीपत के युद्ध की राजनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल राजनीति तय किया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। खनवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। खनवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खनवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग को पुनः प्रतिबंध लगाने के साथ ही जिहाद का नारा दिया। खनवा के युद्ध में अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाली तमांगा कर यानी अथवा व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया। अन्य अभियान। जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ तथा हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया गया। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुआ। बाबर ने मई 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल का संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद लोदी ने किया था। इन युद्धों के पश्चात बाबर का भारत अस्थायी रूप से अधिकार हो गया। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदखान से बिहार तक फैल गया था, जिसमें काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर केवल 4 वर्ष भारत पर शासन कर सका। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आगरा से आरामबाग में रखा गया, किंतु बाद में बाबर के अंतिम इच्छानुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। बाबर का मूल्यांकन। बाबर योग्य शासक, कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी बादशाह था।
बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं गंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा। बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखाने युद्ध की नई तुलगामा युद्ध की पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज-ए-बाबरी का शुरू किया। बाबर अपने साथ दो महत्वपूर्ण खेल भारत में लाया, जिसमें एक गजीफा यानी ताश का खेल और दूसरा इश्कबाजी यानी कबूतरों का खेल थे। इशकबाजी उसका प्रिय खेल था। बाबर ने एक नए तरह का छंद मुबाय्यान का सृजन किया। अलंकार शास्त्र पर सियाल-ए-उशज नामक पुस्तक लिखी गई और खत-ए-बाबरी नाम से एक नई शैली का प्रारंभ किया। पद्य की रचनाओं में उसके द्वारा किया गया संकलन दीवान था, जो कि तुर्क पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। उसने तुर्की भाषा में आत्मकथा बाबरनामा तुजुक-ए-बाबरी की रचना की है। बाबर बागों में लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में जैमितीय विधि से एक बाग लगवाया था, जिसे नूर-ए-अफ़गान यानी नूर अफ़गान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलवाया था। बाबरनामा का उल्लेख बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा के कृति और तुजुक-ए-बाबरी थी। कहते हैं बाबर की आत्मकथा का अनुवाद पद्यंत खां और अब्दुल रहीम खाना खाना ने फारसी और श्रीमती बेवरीज ने अंग्रेजी में किया है। बाबर प्रकृति प्रेमी था और भारत की जलवायु का वर्णन भी करता है, लेकिन कहता है कि यह नदियों और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। इस पुस्तक में उसने 5 मुसलमान राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर लिखता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं है, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है। संभवतः बाबर की यह राय समाज के पिछड़े वर्ग के बारे में है। इसके पूरे हिंदुस्तानी समाज पर लागू करना तर्कसंगत नहीं है। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी अथवा संपत्ति है। बाबर ने लिखा है कि भारतीय मारना जानते हैं, लड़ना नहीं। हिमायू का कार्यकाल 1530 से 40 और दूसरा कार्यकाल 1555 से 56 रहा है। प्रारंभिक जीवन हिमायू का जन्म महम बेगम बाबर की पत्नी के गर्भ में 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र हिमायू, कमरान, अस्करी और हिंदल था। हिमायू सबसे बड़ा था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने 4 पुत्रों में से हिमायू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हिमायू 12 वर्ष की आयु में बंद खां के सूबेदार बना था। हिमायू के राज्याभिषेक 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 22 वर्ष की आयु में आगरा में हिमायू का राज्याभिषेक किया गया। शासक बनने के बाद हिमायू ने अपने भाइयों को भूप्रदेश प्रदान किया, जिनमें अस्करी की संभल, हिंदल को मेहाब और कमरान को काबुल और गंधार दिया। बाद में असंतुष्ट कमरान ने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। हिमायू के प्रारंभिक कठिनाइयाँ। राज्याभिषेक के बाद हिमायू के अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कालांतर में उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। हिमायू ने सबसे बड़ा शत्रु अफगान थे, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए प्रयत्नशील थे। बाबर अपने साम्राज्य के संगठित करने और उसकी उचित शासन व्यवस्था करने में सफल नहीं हुआ था। मेल्सन ने लिखा है कि जब उसकी बाबर मृत्यु हुई तो पूर्वकालीन मुसलमान राजवंशों की भांति मुगल वंश की जड़ें भी भारतीय भूमि पर जम नहीं सकी थी।
हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ निम्नवत थी। साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं अपने भाइयों को साम्राज्य में हिस्सा देना उसकी प्रारंभिक भूल में सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। रिक्त राजकोष। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात वहां के राजकोष को खुले हाथों अपने सैनिकों में वितरित कर दिया। पानीपत के युद्ध के विजय के बाद काबुल के जितना चांदी के सिक्के वितरित किए गए। परिणाम स्वरूप बाबर की इस अपयावी नीति के कारण राजकोष खाली हो गया। हुमायूं ने अपने शासक बनने के पश्चात आर्थिक स्थिति में सुधारने का प्रयत्न नहीं किया और न ही धन का वापव्यय रोकने का प्रयत्न किया। परिणामतः साम्राज्य अधिक दृष्टि से कमजोर हो गया। राजपूत समस्या। राजपूत समस्या। बाबर ने खनवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया था। बाबर ने अंतिम समय में राजपूत पुनः संगठित होने लगे। इस बार राजपूतों को नेता राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह था, जो कि मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लिया था। अफगान समस्या। अफगान समस्या। हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों में अफगान समस्या सर्वप्रमुख थी। राजपूतों के साथ साथ अफगान सरदार भी पुनः अपना राज प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। पानीपत के युद्ध में यद्यपि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया था, किंतु इससे अफगान शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बंगाल के शासक नुसरता शाह की सहायता से पुनः अपने पैतृक राज्य के प्राप्त करना चाहता था। बिहार में शेर खां भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था तथा मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां भी गुजरात के शासक की सहायता लेकर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। हुमायूं के सैन्य अभियान। हुमायूं ने 1531 में कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया। कलिंजर के किले पर आक्रमण के समय उसे यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव ने धन और सैनिक की क्षतिपूर्ति को लेकर हुमायूं वापस आगरा लौट आया। 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के सेना के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा डाला। हुमायूं के चुनार किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर खां यानी शेर शाह सूरी के अधीन में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां और हुमायूं में एक समझौता हो गया। समझौते के तहत शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को अपने अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं के सेना में भेजना स्वीकार कर लिया तथा बदले में चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया। 1534 ईस्वी में बिहार में मुहम्मद जमान मिर्जा और मुहम्मद सल्तन मिर्जा विद्रोह को हुमायूं को सफलतापूर्वक दबाया। 1535 से 36 के बीच हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह से सरंगरपुर में संघर्ष हुआ। ऐसा माना जाता है कि मुगलों के संघर्ष के लिए बहादुर शाह ने टर्की से कुशल तोपची और रूमी खां की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया था। हालांकि हुमायूं ने खिलाफ युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई और वह मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चांपानेर पर विजय के बाद मालवा और गुजरात उसके अधिकार में आ गया। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1537 में हुमायूं पूर्व की ओर बढ़ा। उसने चुनारगढ़ पर घेरा डाला, जहां कुतुब खां ने शेर खां की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोके रखने का निश्चय कर रखा था। 6 माह के पश्चात हुमायूं ने पूर्व के द्वार कहे जाने वाला चुनार दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया।
और बंगाल की ओर बढ़ा। गौड़ यानी बंगाल की राजधानी के पास स्थानीय सरदारों ने उसका युद्ध हुआ, जिसमें अत्यधिक मौतें हुई। इसी कारण हुमायूं ने इस जगह का नाम जनताबाद रख दिया। बंगाल से लौटते समय हुमायूं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 27 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजय हुआ। हुमायूं एक भिश्ती यानी निजाम की सहायता से अपनी जनता जान बचाने किसी तरह सफल रहा। ऐसा माना जाता है कि जिस भिश्ती की सहायता से हुमायूं अपनी जान बचाने में सफल रहा, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया था और भिश्ती ने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। इसका उल्लेख गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा से मिलता है। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को सुल्तान घोषित किया। शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण किया, साथ ही अपने नाम के खुतबे पढ़वाए तथा सिक्के भी ढलवाने का आदेश दिया। 1540 ईस्वी में हुमायूं ने भाई हिंदल और अस्करी की सहायता से बिलग्राम कन्नौज को जीतना चाहा, लेकिन हुमायूं की असफलता ने यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। हुमायूं की इस युद्ध में असफलता के बाद शेरशाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में चल गया। हुमायूं की असफलता का कारण साम्राज्य में बंटवारा। बाबर ने मृत्यु से पूर्व यह इच्छा प्रकट की थी कि हुमायूं अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे। हुमायूं ने बाबर की इच्छा को मानते हुए साम्राज्य में अपने भाइयों को समान अनुपात में विभक्त कर दिया, जबकि उस समय आवश्यकता संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने की थी, न कि उसके विभाजन की। इसमें साम्राज्य की शक्ति पर आघात हुआ। इसके अतिरिक्त हुमायूं के भाई अब दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने की आकांक्षा रखने लगा तथा अनेक बार उन्होंने विद्रोह किया। संकट के समय हुमायूं ने किसी भी भाई ने उसका साथ नहीं दिया। परिणामतः विद्रोहियों को हुमायूं के विरुद्ध सफलता मिल गई। शेरशाह की बढ़ती शक्ति की अपेक्षा। हुमायूं ने शेरशाह की निरंतर बढ़ती शक्ति की अपेक्षा की। उसका मानना था कि वह जब चाहेगा आसानी से शेरशाह को परास्त कर देगा। यह ऐसा सोचना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। 1532 में चुनार के घेरे में हुमायूं शेरशाह के संधि के बजाय उस पर सुनहरे मौका फायदा उठाकर उसकी शक्ति को छीन कर देता तो शायद आगे समस्या सामना न करना पड़ता। विलासितापूर्ण जीवन। हुमायूं की असफलता एक प्रमुख कारण उसके द्वारा समय का सदुपयोग न करना था। जिस समय उसे तीव्र गति से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी थी, वह विलासिता में व्यप्त हो गया था तथा शत्रु पक्ष को सैनिक तैयारी पूरी कर लेने के समय दे देता। जैसे गुजरात में बहादुर शाह को परास्त करने के पश्चात उसका पूर्णतः उन्मूलन किए बिना ही उसने मांडू में विश्राम करना उचित समझा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह ने पुनः शक्ति संचित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया। वास्तव में विलासितापूर्ण जीवन जीने का स्वभाव हुमायूं के पतन का प्रमुख कारण बन गया। हुमायूं की दुर्बलता। हुमायूं की दुर्बलता। नेलपुन ने लिखा है कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता भी थी। हुमायूं ने कभी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया। चौसा के युद्ध में नीचे स्थान पर शिविर होने के कारण जब वर्षा का पानी उसके शिविरों में भर गया तथा उसकी वजह से उसे हारना पड़ा, तो उससे सबक लेकर उसे बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध के समय ऊंचे स्थान पर शिविर लगाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया और एक बार फिर से उसे पुरानी परेशानी का सामना करना पड़ा। हुमायूं का निष्कासित जीवन। आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया।
अपने निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह किया। कालांतर में अमरकोट के शासक के पास शरण लेने के दौरान हमीदा बानो ने 1542 ईस्वी में मुगल राजवंश के महान सम्राट अकबर को जन्म दिया। हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासन रूढ़ होने के पर्यंत निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 में ईरान के शासक की सहायता से गंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को अपने राज प्राप्ति का अवसर मिल गया। 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा तथा 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार हैबत खां एवं ततार खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। इस तरह संघर्ष पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं का बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं की दूसरी बार बादशाह बनने के एक साल बाद जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मूल्यांकन। राज अभिषेक से लेकर हुमायूं अपनी मृत्यु के समस्त समय तक संघर्षों में अपना जीवन व्यतीत करता रहा। यही कारण है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार नेल्पुन ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ज्योतिष और अत्यधिक विश्वास करता था, इसीलिए उसे सप्ताह में 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। यह मुख्यतः रविवार को पीले रंग का कपड़ा पहनता था, जबकि शनिवार को काले रंग का और सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता था।